अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम में खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे और सबसे बड़ी उम्मीद ये करता हूँ कि इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं आपको तमाम ही बहुत पसंद आए होंगे। आपने जिस तरह से कमेंट किए हैं उससे मुझे भी बहुत खुशी हुई है और ये भी उम्मीद लगाता हूँ कि आप उसको ना सिर्फ खुद देखेंगे बल्कि अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करेंगे ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। झारखंड बोर्ड ने आपके लिए 5 सेट मॉडल पेपर निकाले थे। उनमें सिर्फ सवाल दिए गए थे, उसके साथ जवाब नहीं थे। मैंने कोशिश की है कि आपको जवाब से भी रोशनास कराऊँ और जवाब भी आपको बताऊँ ताकि आप उस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तो उस सेट 5 सीरीज़ में ये आज आपका आखिरी पेपर है, मॉडल पेपर है। इसमें आपको सवाल के साथ जवाब भी बताए जाएंगे। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में भी टाइम है, एग्ज़ाम में भी 1 महीना समथिंग है, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि किस चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा। आप उनको भी एक बार देखें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। ठीक है, पढ़ने में हो सकता है आपको जोर आता हो, पढ़ने में हो सकता है आपको तकलीफ़ होती हो, तो आप कंटिन्यू बस वीडियो स्लाइड करके आप आराम से सुन सकते हैं ताकि आपको हर एक एक बात इजीली आपको अच्छी तरह से क्या हो जाए, याद हो जाए। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आपके सवालों के लिए कह रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। ठीक है बच्चों, वक्त ज़ाया नहीं करते हुए सीधे आते हम पेपर की जानिब। पेपर है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 2 सब्जेक्ट उर्दू क्लास 12th। ठीक है, उर्दू इलेक्टिव का ये पेपर है। ज़रूरी हिदायत, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस जिसकी आपको पालना करनी है। सभी सवालात के जवाब अपनी कॉपी में दें। सभी सवालात के जवाब दिए गए हिदायत के मुताबिक लिखें। सवालात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और सवालात की कुल तादाद 19 है। और कितने कितने सवाल कितनी कितनी देर में करने हैं ये सब बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कितने सवालों में से कितने सवाल के आपको जवाब देने हैं और कितने छोड़ने हैं। आपका पेपर 3 भागों में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और इसके बारे में पूरी डिटेल में पिछले पेपर्स में, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए ताकि आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। झारखंड बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, जैसे भी आपको मुनासिब लगता है। अपने दोस्तों तक इस वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं ताकि मुझे हौसला मिलता रहे, मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं और आप एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश कर सकूँ। आते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1, दरसी किताब में शामिल खुर्शीदुल इस्लाम के तनक़ीदी मज़मून का नाम लिखें। जवाब, दरसी किताब में शामिल खुर्शीदुल इस्लाम के तनक़ीदी मज़मून का नाम उमराव जान अदा है। और इस उमराव जान अदा नावल को लिखने वाले कौन हैं? मिर्ज़ा हादी रसूवा हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इसकी तनक़ीद की है, इन्होंने सबक को लिखा नहीं है। इस नावल को लिखने वाले मिर्ज़ा हादी रसूवा हैं और खुर्शीदुल इस्लाम ने इसमें तनक़ीद की है, तनक़ीदी मज़मून लिखा है, आलोचना की है। सवाल नंबर 2, स्टेज का जिक्र किस सिन्फ में अदब में शामिल में किया जाता है? जवाब, स्टेज का जिक्र ड्रामा में किया जाता है। या किस लिए बेटा ड्रामा में किया जाता है, किस छूट गया है। सवाल नंबर 3, इंशाइया मच्छर किसने लिखी है? जवाब, इंशाइया मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी है। सवाल नंबर 4, मुकम्मल गज़ल में कम अज़ कम कितने अशार होते हैं? जवाब, मुकम्मल गज़ल में कम अज़ कम 5 अशार होते हैं। ज़्यादातर में 13 अशार और 19 अशार भी देखे गए हैं। ठीक है, 12 अशार भी देखे गए हैं और ज़्यादा ही कोई कैद नहीं है, कोई तादाद नहीं है, लेकिन कम से कम 5 अशार इसमें पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, जमील मजहरी की पैदाइश पटना में हुई थी। सवाल नंबर 6, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? जवाब, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 10 जुलाई 1800 में अमल में आया। अगर आप 10 जुलाई डेट आपको याद नहीं रहे तो आप 1800 ईस्वी लिखकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 7, अफसाना फोटोग्राफर में किस जगह की मंजरकशी की है?
मंजरकशी यानी कहाँ का दृश्य बताया गया है? जवाब देखिए, अफसाना फोटोग्राफर में एक गेस्ट हाउस की मंजरकशी की गई है। गुमनाम पहाड़ी के इस गेस्ट हाउस में अक्सर नौजवान जोड़े माह असल मनाने आते थे। कोई मुसाफिर दौरान मुसाफत यहाँ ठहरता था। अगर कोई मुसव्विर या कलाकार लोग जो तन्हाई के मुतलाशी होते थे वो यहाँ आते थे। कहाँ पर? उस गेस्ट हाउस में जो कि पहाड़ियों के बीच में था, और लोग वहाँ पर हनीमून मनाने अक्सर आया करते थे। या ऐसे लोग जो बहुत नामवर लोग हुआ करते थे, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए, कुछ सुकून के दिन हासिल करने के लिए वहाँ पर दिन बिताया करते थे। सवाल नंबर 8, ये है सेक्शन आपका बी, इसमें सवाल थोड़े से बड़े हैं। गज़ल की तारीफ लिखें। गज़ल किसे कहते हैं? जवाब, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिन्फ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया है कि हुस्न इश्क ही का मौजू होता है। किसमें? गज़ल में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वसअत पैदा होती गई और आज गज़ल में हर तरह के मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है। पहले गज़ल में सिर्फ औरतों की बातें की जाती थी, आजकल गज़ल में हर तरह के मौजू इस्तेमाल किए जाते हैं, विषय लिए गए हैं। सवाल नंबर 9, नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? जवाब, जो नज़्म एक उन्वान और एक बहर में लिखी जाए और किसी भी अशार में ना रदीफ़, ना काफ़िया, ना मतला, ना ही मख्ता का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि एक के बाद एक मिसरा तसलसल के साथ एक ही उन्वान पर लिखी हो, उसे मुअर्रा नज़्म कहते हैं। और नज़्म वाले पोर्शन में जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको नज़्म के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी अक़साम हैं, तमाम ही को डिटेल में बयान किया गया है और बहुत ही वाज़ेह तौर पर आपको समझाया गया है। आप वीडियो जाकर ज़रूर देखें। सवाल नंबर 10, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डाली। उमराव जान अदा जो नॉवेल है उसका किरदार कौन है? उमराव जान अदा है। उसके किरदार पर क्या डालनी है? रोशनी डालनी है, प्रकाश करना है। कैसे करना है? टॉर्च लेकर, है ना? नहीं, देखिए जवाब लिखेंगे, उमराव जान अदा नॉवेल का बुनियादी और अहम किरदार है। उमराव जान अदा एक तवाइफ है मगर उसका रहन सहन दीगर तवाइफों से अलग है और वो शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती है, यानी शौक़ रखती है, और अदब के चंद असनाफ से वाकिफ़ है। उसका बचपन एक शरीफ और मुतवस्त घराने में गुजरा जहाँ उसका नाम उमराव जान नहीं कुछ और था। तो बताओ उमराव जान का बचपन का नाम क्या था? बताइए। उमराव जान का बचपन का नाम था अमीरन और बड़ी होकर उसे उमराव जान एक तवाइफ बना दिया गया था। हालात उसे उस मोड़ पर लेकर आ गए थे। सवाल नंबर 11, अफसाना फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डाली। अफसाना है फोटोग्राफर, उसमें जो फोटोग्राफर बैठा होता है उसके किरदार पर रोशनी डालनी है। कैसे डालनी है? मोमबत्ती लगा के, है ना? देखिए आगे जवाब। अफसाने में मौजूद फोटोग्राफर कहानी का बुनियादी और अहम किरदार है जो बज़ाहिर तो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर किसी कुर्सी डाले सयाहों के इंतज़ार में है कि कोई सयाह आए और वो उसकी तस्वीर निकाले, मगर मुसव्विर ने उस फोटोग्राफर के कैमरे की आंख से आते जाते वक्त के तसलसल और रवानी को दिखाया है। उसके कैमरे की आंख देखती है, सब है, मगर खामोश रहती है। ये सिर्फ कैमरे की आंख नहीं है बल्कि फोटोग्राफर की आंख भी है कि वो ऐसा शख्स है जिसने उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठे कई रुतों को बदलते देखा है। रुतों को यानी कई मौसमों को बदलते देखा है। सवाल नंबर 12, शहजादे ने मुल्क की हवा में क्या देखा? बहुत आसान सवाल। जवाब, शहजादे ने मुल्क की हवा में देखा कि सुरंग के खुलने से एक नई दुनिया सामने आई जिसमें एक वो लोग थे जो जी रहे थे और दूसरे जो जीते जी मर रहे थे। उन लोगों का जीना आसान था जिनके पास वाफिर मकदार में पैसा मौजूद था। वाफिर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में जिनके पास पैसा था, वही लोग आसानी से वहाँ पे जी सकते थे। सवाल नंबर 13, जमील मजहरी ने अपनी नज़्म इर्तिका में इंसान को तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है? बताइए। इंसान की तरक्की क्यों रुकी हुई है? इर्तिका नज़्म के हिसाब से बताना है। जवाब, शायर का कहना है कि कुदरत की तरफ से इंसान जो जबर क़द्र के जिस मसले पर बांधा गया है वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए उसके अंजाम का खौफ उसकी तरक्की की राह में रुकावट बनकर हाइल होने लगता है। सवाल नंबर 14, खेतों से बगावत के सिपाह उगने का क्या मतलब है? नज़्म वक्त का तराना के हवाले से जवाब दें।
जवाब, खेतों से बगावत की सिपाह उगने से मुराद है कि इनकलाब के दावेदार जिनका ताल्लुक किसानों के तबके से है वो फसलें उगाने के साथ साथ अपने खेतों से बगावत के खिलाफ फौज भी उगा रहे हैं। मतलब कि किसान तबका भी पूरी तरह बगावत के खिलाफ और इनकलाब के हक में है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 15 पर, और यहाँ से हमारा सेक्शन सी शुरू होता है। और सेक्शन सी के तमाम सवालात कैसे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, तफसीली सवालात हैं जिनका आपको काफ़ी डिटेल में इनका जवाब देना है। आइए एक एक करके सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, खुर्रतुल ऐन हैदर की सवानह हयात और उनकी अदबी कारनामों का मुख्तसर जायज़ा लें। जवाब देखेंगे, जदीद उर्दू नावल के बुनियाद गुजारों में एक अहम नाम खुर्रतुल ऐन हैदर का भी है। उन्होंने उर्दू नावल को एक नई सिमत अता की है, उसे पढ़ने से ज़्यादा महसूस करने की चीज़ बना दिया। उनके नावलों में ये बताया गया है कि ज़िंदगी ठहरती नहीं है और ये कि वक्त के बहाव के साथ कुछ बह जाता है, और वक्त ऐसी ताकत है जिसके आगे इंसान बिल्कुल बेबस है। शऊर की रौ से नावल में बहुत काम लिया गया और इस ज़मन में खुर्रतुल ऐन हैदर का कारनामा नाकाबिले फरामोश है। वसी कैनवस हैदर को उर्दू के बाकी तमाम फनकारों से मुमताज़ करता है, बल्कि इस मामले में वो जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ को भी बहुत पीछे छोड़ जाती हैं। क्यों ये ठीक है, नावल निगारों का नाम है, क्योंकि ये दोनों यूरोप की हदूद से आगे बढ़ने की सकत नहीं रखते, यानी ताकत नहीं रखते। इसके बरक्स खुर्रतुल ऐन हैदर बरसगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा यूरोप को भी अपने दायरा में शामिल कर लेती हैं। वसअत व आफियत में हमारा कोई नावल निगार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की बाज़याफ्त खुर्रतुल ऐन हैदर के फ़न नावल निगारी का एक अहम जज़ू है, लेकिन वो माजी में असीर होकर नहीं रह जाती और किसी भी हाल में मुस्तकबिल को नज़रअंदाज नहीं करती। आला तबक़ात के नुमाइंदगी हैदर के नावलों में ज़्यादा नज़र आती है और वह ख़ुद ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और यूरोप में भी उनका ताल्लुक़ अमीर तबके से ही रहा। उनके पहले नावल मेरे भी सनम खाने जागीरदार तबके की जवाल की दास्तान पेश करता है। खुर्रतुल ऐन हैदर का उसलूब निगारिश तमाम नावलों में यकसा नहीं है। कहीं शायराना ज़बान इस्तेमाल करती हैं और कहीं शेर व साइल का इस्तेमाल करती हैं। उनके नावल मंदरजा झेल हैं। मेरी भी सनम खाने उनका पहला नावल है जो तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया। तक़सीम हिंद यानी हिंदुस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। मेरे भी सनम खाने का उन्वान इकबाल के शेर के एक मिसरे का टुकड़ा है। ये नावल 1949 में शाया हुआ यानी प्रकाशित हुआ। खुर्रतुल ऐन हैदर का ज़ख़ीम नावल है जो 1959 में शाया हुआ था। नावल आग का दरिया का उन्वान जिगर मुरादाबादी के इस शेर के एक मिसरे का टुकड़ा है। खुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया का तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी किया है, जिसका नाम द रिवर ऑफ फायर से है। इस नावल को हैदराबाद के नावल में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। हैदर के नावल में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। उस नावल का कैनवास इतना वसी है, इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब की 2500 साल को अपने दामन में समेटे हुआ है। शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक आग का दरिया 30% शायरी है और 70% नस्र है। यह नावल 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। अबवाब हिस्से को कहते हैं, ठीक है, हिस्सों को, खंड को। नावल के मरकज़ी किरदार गौतम हैं, हरिशंकर, चंपा और कमाल हैं। इस नावल का मौजू जो दरअसल कदीम और जदीद के दरमियान कश्मकश है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ अफराद जहनी कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। इस नावल के मरकज़ी किरदार इंदलेब बैग, डॉक्टर मंसूर काशगरी, दिलनवाज बानो, मेहरू और नवाब फ़ातिमा इम्तियाज़ी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इस नावल में अलामती ज़बान का इस्तेमाल बहुत पाया जाता है। 1990 में शाया हुआ है। ये एक अनोखे अंदाज का नावल है। इस नावल में शायरी तर्ज इजहार से दामन बचाने की कोशिश की गई है। चांदनी बेगम और कनीज़ अली, कुंबर अली है, क्या है, शायद कुंबर अली उसके मरकज़ी किरदार हैं। खुर्रतुल ऐन हैदर के अहम अफसाने ने
एक एक शाम क़ुर्रतुल हैदर का पहला अफसाना है। ये बातें, इरादे, जवाबों के महल, सितारों से आगे, परवाज़ के बाद, मेरी गली में एक पड़ोसी, टूटते तारे, अवध की शाम, ज़िंदगी का सफ़र और मौलाना लेज़ा, जहाँ का कारवां ठहरा ठहरा था दूसरा किनारा, शीशे के घर, मैंने लाखों के बोल सहे, जब तूफ़ान गुज़र चुका, आसमान भी हैं, सितम ईजाद किया, कारमन हस्ब नसब, नज़ारा दरमियान है, आवारा गर्द सेंट फ्लोर ऑफ जॉर्जिया, जिन बोलो तार उतार, कोहरे के पीछे हाजी गुल बाबा, बेकताशी, लकड़ बग्गे की हंसी, आईना फरोश, शहर कोरा। ये है क़ुर्रतुल हैदर के अफसानों नावलों की कायनात पर कारो और अजीमुश्शान है, पैरोकार और अजीमुश्शान है। यानी क़ुर्रतुल हैदर का किरदार बहुत ही उम्दा और बहुत अजीम किरदार आपका रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, इंशाइया मच्छर का खुलासा लिखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक था, मैंने आपको पढ़ाया है और आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान और बहुत ही सलीस चैप्टर है, आपको पढ़ने में, एक बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। जवाब देखें, है गलती से रह गया कोई। मच्छर देखने में है तो भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा, मगर ये इंसान को खूब सताता है। ये वो वाहिद परिंदा है जिससे हिंदू, सिख, मुसलमान, गरज हर मसलक के लोग मुश्तरका तौर पर खफा हैं, नाराज़ हैं। इंसान ने इसको ख़त्म करने के कई हुलिये बहाने किए, मगर हमेशा मच्छर से शिकस्त फाशी हुआ। इतना बड़ा इंसान इस ज़रा से मच्छर पर काबू नहीं पा सकता। इसके लिए कई तरह के स्प्रे और अद्वियात भी तैयार की, मगर कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चे, बूढ़े वगैरह कोई भी इससे महफूज नहीं है। यहाँ तक कि मच्छर तो उनके दोस्तों यानी उसके पालतू जानवरों को भी अपना दुश्मन मानता है। इंसानों ने हमेशा मच्छर पर इल्ज़ाम तराशी की है कि इसकी वजह से ताउन फैल रहा है और कभी इस पर मलेरिया फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इंसान ने इसको ख़त्म करने की कई तदबीरें की और मच्छर ये सब कुछ देखता रहा। इंसान कहता है कि मच्छर बहुत कम ज़ात है, ये गंदी जगहों और तंग मोरियों में रहता है और उसकी बुज़दिली देखो कि सोते में इंसान पर हमलावर होता है। लेकिन मच्छर का कहना है कि वो बुज़दिल नहीं है, बल्कि वो तो उनके कानों में आकर बरमिला ऐलान जंग करता है। मगर इंसान इतना लापरवाह और गाफिल है कि वो इबादत करने की बजाय गफलत में पड़ा सोता रहता है। मेरे कारनामों को तो शायद उन्हें खबर ही नहीं कि मैंने नमरूद जैसे इंसान को इबरत दिला दी। उसके गुरूर को तोड़ा। तुम मुझ पर नाहक बिगड़ते हो और वो खामखा मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। मच्छर अपने हक में गवाही के लिए शब बेदार सूफ़ी से पूछने का कहता है कि उससे दरियाफ्त करो तो देखना कि वो मेरी शान में क्या कहता है। वो यकीनन मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता है कि रात को जो खुदा की तकदीस का वक्त है उस वक्त में उठकर तराने करता हूँ। आदमी गफलत में पड़े सोते रहते हैं, उसको उन पर गुस्सा आता है, इसलिए मच्छर उनके कानों में जाकर कहता है कि उठो और खुदा की इबादत करो। मगर इंसान उसी सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता है। शाह साहब की ज़बान से अपने लिए ये आरिफाना कलमात सुनना मेरे लिए गनीमत है। ये सुनकर एहसास होता है कि आदमियों में भी इंसाफ करने वाले मौजूद हैं। यूँ मेरा दिल करता है कि मैं जाकर उन सूफ़ी साहब के पाँव चूमूं और उनकी खिदमत करूं। अगर इंसान भी सूफ़ी साहब का तरीका इस्तेमाल कर लें तो यकीनन हमारी यानी मच्छर की कौम इंसान को सताने से बाज आ जाएगी। ये था मच्छर सबक का खुलासा, बहुत डिटेल में आपको समझाया था एक लफ्ज़। आइए सवाल नंबर 17 की जानिब चलते हैं। इंसान ने इस कायनात को अपनी कोशिशों से किस तरह खुशगवार और कारआमद बना दिया है, नज़्म इर्तिका के हवाले से लिखें। इंसान ने कैसे इस दुनिया को बहुत आगे पहुंचा दिया है।
इर्तिका नज़म के हवाले से आपको बताना है। जवाब देखिए, इंसान ने अपनी मेहनत, लगन और ज़ाती तजुर्बे और जुस्तजू से कायनात को खुशरंग बनाया। इंसान ने जब उसे लरसती हुई ज़मीन में अपना पहला कदम रखा तो उसी रोज़ से उसके जहनी, तहजीबी, समाजी और मुआशी इर्तिका का सफ़र भी शुरू हुआ। आज इंसान देवमालाई, तिलिस्माती और अफसानवी दुनिया के ख़तरनाक अंधेरों को छोड़ता हुआ एक साइंसी, जदीद और हकीकी दुनिया में दाखिल हो चुका है। ज़िंदगी और कायनात के बारे में इंसान के इक़्तिदात और नज़रियात आज यकसर तब्दील हो रहे हैं। वो एक जादुई और अफसानवी दुनिया से एक हकीकी दुनिया में मुंतकिल हो रहा है। आखिरी बर्फ़ानी ज़माने की वहशियाना सकाफ़त भी आज दम तोड़ चुकी है और इंसान एक नए सकाफ़ती और तहज़ीबी इर्तिका की तरफ गामज़न है। आज इंसान दुनियाए हैवानियत और सफाकियत से तरक्की पाकर इंसानियत के मुकाम पर पहुंचा है। इससे पहले इंसान भी दूसरी हैवानी गलों की तरह नंगे पैर ज़मीन पर चलता था। उसके तर्ज अमल और तर्ज ज़िंदगी दूसरे हैवानों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। उसकी जहनीत भी हैवानों जैसी हुआ करती। हैवान यानी जानवर को कहा जाता है, ठीक है। हैवान से दरिंदा कहा जाता है। नस्ल इंसानी ने अपने हैवानी और पस्त वजूद से आगे बढ़कर हैरत अंगेज़ नशोनुमा के मराहिल को तय किया। वो हिश्तो हैवानियत से इंसानियत का सफ़र हज़ारों बरसों पर मुहित है। इंसान ने यह सफ़र बड़ी मुश्किलों और तकालीफ का सामना करते हुए तय किया। उसके साथ साथ इंसान ने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ दूसरी ख़तरनाक और महलिक क़ुव्वतों का मुकाबला किया जिनका ताल्लुक़ इंसान के माशी और माशरती ज़िंदगी से था। उनमें जहालत, झूठ, हसद और तकब्बुर वगैरह शामिल हैं। उसने ये सारी रिफ़ातें अपनी मुसलसल कोशिशों से हासिल की। इंसान ने आदमियत से इंसानियत के सफ़र में बेइंतहा सऊबतें बर्दाश्त की और आला अखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाया। यही वजह है कि आज इंसान हक़ की हिमायत करता है, बुराई का मुकाबला बड़ी दिलेरी और जवां मर्दी से करता है, सच्चाई का हामी है। इसी तरह इंसान ने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों के ज़हूर के लिए हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क को तरजीह दी। आज का इंसान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से ज़मीन और आसमान के रास्तों में महू परवाज़ है, लेकिन ये तमाम मादी तरक्की इंसान का सबसे बड़ा कारनामा हरगिज़ नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इंसान ने रफ्ता रफ्ता हैवानियत की रविश को तर्क किया और ख़ुद को इंसान के मर्तबे पर फाइज किया। इंसान ने अपनी दरिंदगी की रविश को तर्क करने के लिए खूब मेहनत की, चूँकि इंसान अंदरूनी तौर पर नादिरुल वजूद और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। यही वजह है कि आज भी इंसान तहज़ीब व तमद्दुन के इर्तिका का सफ़र उसी आब व ताब के साथ जारी है। इंसान आज भी तहज़ीबी तरक्की की राह पर पूरी तरह गामज़न है। उसका तहक़ीक़ी और तख्लीक़ी काम बराबर जारी है। वो तहज़ीब जदीद की तौलीद में मुस्तकिल तौर पर मुसर्रफ़ है। वो तग़य्युर और इनक़लाब की बुलंद फ़ज़ा में आज भी महू परवाज़ है। ये था इर्तिका कहानी का। अगर ख़ुलासा पूछा जाए तो भी जवाब आपको यही देना। इर्तिका जो नज़्म है उसका ख़ुलासा भी यही है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 18 और फोर्ट विलियम कॉलेज का सवाल पक्का आएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज का सवाल आएगा ही आएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायज़ा पेश करें। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम ढंग से जानेंगे पूरी बात। जवाब, मुग़ल सल्तनत के कमज़ोर होने के साथ ही विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाने के लिए रेशा दवानियाँ शुरू कर दी। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और पुर्तगेज़ी एक दूसरे पर सबकत ले जाने का कोई मौका न जाने देते थे। बिलाखिर 1857 की जंग प्लासी ने हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और शुमाली हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इख्तिदार कायम हो गया। यूरोपीय अक़वाम ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि हिंदुस्तान ज़्यादा देर तक मुग़लों के ज़ेर निगे
जेरनगी न रह सकेगा और कोई यूरोपीय कौम ही उस पर हुक्मरान होगी। उस हकीकत से भी सब वाकिफ़ थे कि हाकिम कौम को आखिरकार हिंदुस्तानी ज़बानों से वाकफियत ज़रूरी होगी। उस वक्त फ़ारसी हुकूमत को की सरकारी ज़बान थी। एक तबके की ज़बान संस्कृत भी थी, लेकिन एक बोलचाल की ज़बान जिसे सारे मुल्क में बोला और समझा जाता था, ये उर्दू ज़बान थी। ये उर्दूज़ नहीं बेटा, उर्दू है, गलती से लिखी गया है, जिसे हिंदी और हिंदुस्तानी ज़बान भी कहा जाता था। चुनाचे बाज़ विदेशियों ने इस ज़बान को सीखने और समझने की कोशिश की, नीज़ अपने हम वतनों को इसे सिखाना चाहा। सबसे पहले एक डच कलेक्टर ने 1715 में हिंदुस्तानी ज़बान को क़वाइद से मुतालिक छोटी सी किताब लातीनी ज़बान में लिखी। एक पादरी बेंजामिन शिलर ने 1744 में एक क़वाइद लिखी और 1747 में एक इंजील का उर्दू में तर्जुमा किया। गिल्स्टन हिटलर ने और फर्ग्यूसन के नाम भी काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन सबसे अहम काम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे और 1783 में हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तानी क़वाइद और लुग़त के सिलसिले में उन्होंने नहायत बेशकीमत काम किया है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का जब भी नाम लिया जाता है तो जॉन गिलक्रिस्ट का नाम सबसे अहम नाम लिया जाता है, उन्हीं की सबसे बड़ी मेहनत है इसमें। इन सब कामों ने हिंदुस्तानी ज़बानों को सीखने के लिए रास्ता हमवार कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ ताजिरों ने समझ लिया था कि उन छोटी छोटी किताबों से काम नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तानी किताबों को सीखने का बाकायदा बंदोबस्त करना होगा। चुनाचे जनवरी 1799 में कलकत्ता में ओरिएंटल समंदरी का क़याम अमल में आया। इसमें इंग्लिस्तान से आने वाले अंग्रेज़ अफसरों को इतनी हिंदुस्तानी सिखाई जाती थी कि वो मुंशी से फ़ारसी पढ़ सकें। आखिर उसको भी नाकाफ़ी समझा गया। हिंदुस्तान के मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने बंगाली और बिहार की मालगुजारी वसूल करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इसलिए नौवारिद अंग्रेज़ अफसरों के लिए हिंदुस्तानी ज़बानों की वाकफियत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। इस मकसद को हासिल करने के लिए गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में एक कॉलेज कायम करने का मंसूबा बनाया। लॉर्ड वेलेस्ली का ये मंसूबा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मंजूर हुआ, लेकिन इस पर 4 मई 1800 ईस्वी की तारीख डाली गई, क्योंकि 4 मई को सरकार को श्रंगापट्टनम की जंग में सुल्तान टीपू को शिकस्त हुई थी और वेलेस्ली इस तारीख को अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की तारीख में अमर कर देना चाहता था, क्योंकि इसी दिन ये फैसला हुआ था कि आइंदा मुल्क के हुक्मरान अंग्रेज़ होंगे और इसी दिन ये बात समझ ली गई थी कि मुल्क पर राज करने के लिए मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों को समझना ज़रूरी होगा। 4 मई 1800 ईस्वी से इसकी पहली सालगिरह थी। ये कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज के किले में कायम हुआ, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कॉलेज के मामलात में बहुत दिलचस्पी ली। उन्होंने कॉलेज में बहुत से शोबे कायम किए और लायक असातिज़ा का इंतखाब किया। ठीक है, कॉलेज के पहले प्रिंसिपल ड्यूड ब्राउन मुकर्रर हुए। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर मुंतखब हुए। हिंदुस्तानी ज़बान से उस वक्त उर्दू ज़बान मुराद ली जाती थी। गिलक्रिस्ट बहुत ज़हीन और मेहनती इंसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया था, बहुत शौक़ के साथ उर्दू ज़बान सीखी थी और कई किताबें लिखी थी। बाद को वो एक किताब में लिखते हैं। ये कॉलेज फोर्ट विलियम के नाम से के किले में कायम हुआ, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कॉलेज के मामलात में दिलचस्पी ली थी। ये दोबारा आ गया। सबसे नीचे की लाइन देख लीजिए लास्ट की। किताबें तैयार होने लगीं तो उन्हें छापने के लिए कुतुब खाने और प्रेस कायम किए गए। गिलक्रिस्ट की सिफारिश पर कॉलेज में किस्सा खां मुलाजिम रखेंगे, जो नौवारिद अंग्रेज़ों को आसान ज़बान में किस्से सुनाकर उर्दू का ज़ौक़ भी पैदा करते थे और उन्हें लफ्ज़ों के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की तरबियत भी देते थे। गरज उर्दू के इस मुहसिन
ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कोई दक़ीक़ा उठा न रखा। गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की तरफ ज़्यादा तवज्जो करे और उसके अखराजात के लिए ज़्यादा रुपया मंजूर करे, मगर कंपनी की नज़र तिजारत पर थी। वो रुपया खर्च करना नहीं बल्कि कमाना चाहती थी। आखिरकार बददिल होकर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया और जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब कॉलेज ही बंद हो गया, क्योंकि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉलेज के अखराजात से आजिज़ था। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाने के लिए कायम हुआ था, इसलिए कॉलेज में जितनी किताबें लिखी गई वो आम, फ़हम, आसान और बोलचाल के ज़बान में लिखी गईं। मीर अमन ने इस पर फ़ख्र किया कि उन्होंने बागो बहार बोली ठोली की ज़बान में लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत की तरफ भी तवज्जो दी गई। यहाँ संस्कृत के किस्से बोलचाल की ज़बान में सुनाए जाते थे ताकि उर्दू के मुसन्निफ़ उनको अपनी ज़बान में लिख लें, और लल्लू लाल जी जो संस्कृत के माहिर थे इस काम में मदद करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली का लगाया हुआ पौधा था। उनकी ख्वाहिश थी कि ये बरकरार रहे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। उन्होंने एक बार यहाँ तक लिखा था कि मगर उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई और 1854 ईस्वी में उनका इस कॉलेज को फिजूल शय समझकर बंद कर दिया गया। इस कॉलेज की खिदमत ने उर्दू नस्र के दामन को वसी किया और जो नसरी सरमाया है यहाँ वजूद में आया वो हमारे अदब का अनमोल ज़ख़ीरा है और उस पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज लगाया किस लिए था? अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए, ताकि वो हिंदुस्तान में राज आसानी से कर सकें, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, क्या डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिला और उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ी। आइए आज का आखिरी सवाल और आपके मॉडल सीरीज़ का भी आखिरी सवाल। सवाल नंबर 19। तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साजो आहंग आबशार है और। मंदरजा बाला शेर की तशरीह करें। क्या करनी है? तशरीह। तशरीह करने से पहले लिखेंगे सियाक़ो सबाक़, फिर इसकी तशरीह करेंगे। जवाब कैसे लिखेंगे? सियाक़ो सबाक़। मंदरजा बाला शार का बंद निसाब की तवील नज़्म के ज़ेल में नज़्म वक्त का तराना से लिया गया है। इस नज़्म के शायर सरदार जाफ़री हैं। पेश नज़र हिस्सा नज़्म की उनकी उसी तवील नज़्म से लिया गया है। अब तशरीह कैसे करेंगे देखिए। इस नज़्म में उन्होंने साम्राज्य निज़ाम और बादशाहत के ख़िलाफ़ इनकलाब का नारा बुलंद किया है। इस बंद में शायर उन्हीं साम्राज्यी क़ुव्वतों को ललकार कर कहता है कि तुमने कई तरह की बहारें देखी होंगी, मगर अब की बार इस मुल्क पर जो बहार आ रही है उसके रंग निराले हैं। अब यहाँ की वादियाँ नारों से गूंजती हैं। उनके नारों की गूंज एक अलग साज लिए हुए है, जैसे कि आबशार के झरने किसी गूंज हो उनमें। वैसे इस बंद की तशरीह बहुत डिटेल में समझाया गया है। शायद इस सबक में नहीं पढ़ाया है तो मैं बहुत जल्द पढ़ा दूंगा, ठीक है। बहुत जल्द आपके इस सबक वाला वीडियो भी आ जाएगा। जो आपके चैप्टर्स रह गए उनके वीडियो भी बहुत जल्द आपके आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस अपलोड करूंगा। जितना प्यार आपने इन वीडियोस को दिया है, इन मॉडल सेट को दिया है, उम्मीद करता हूं आप उतना ही प्यार उन IMP क्वेश्चंस को भी देंगे, ठीक है। आप उनको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ आप इम्तिहान में अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लाएँ, बेहतर नहीं बेहतरीन तैयारी करें। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूँगा। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सभी से कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनके पास मेरा बेहतर से बेहतर वीडियो टाइम टू टाइम और जल्दी वक्त पर उनके पास पहुँचे, ताकि वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल डिले ना हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस दुआ के साथ कि आप तमाम ही के पेपर्स बहुत अच्छे हों, आप बहुत अच्छे नंबरात हासिल करें। ऐसी मेरी आप सभी के लिए दुआ है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, बेहतर वीडियो के साथ, आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।